अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा चैप्टर है वो है पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द नेम ऑफ चैप्टर and the topic which we are going to cover is core provisions of Indian Constitution. What are the core provisions of Indian Constitution? This is the topic, today's topic. मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था कि हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी बी पेपर में टाइम है, अभी 2 चैप्टर्स है हमें, तो इस वजह से जो हमें पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यही आज हमने टच किया। और हमारा आज का जो टॉपिक है कोर प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हमें पढ़ना है कि हिंदुस्तान का जो आईन है उसके खास खास प्रोविजंस क्या है, मेन प्रोविजंस, कोर प्रोविजंस क्या है। हिंदुस्तान का आईन जो है किन प्रिंसिपल्स पे, किन उसूलों पे मबनी है, तो वही हमें देखना है कि मेन चीजें हिंदुस्तान के आईन में क्या क्या रखी गई है। तो सबसे पहले मैं जब पहले पॉइंट पे आना चाहूंगी, दैट इज राइट टू फ्रीडम। याद रखिएगा कि when India got independence in 1947, then after when we completed our constitution and implemented and enforced that on 26 January 1950, since then we are having a right to freedom. Right to freedom. Every citizen of India is enjoying a right to freedom. Freedom of thought, freedom of speech, freedom of movement, freedom of profession. हिंदुस्तान का जो भी कोई सिटीजन है आजादी के बाद से, जब भी उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट मिला कि नहीं, हिंदुस्तान का जो भी कोई सिटीजन है, चाहे छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, किस कास्ट से ताल्लुक रखने वाला है, किस धर्म से ताल्लुक रखने वाला है, इन सारी चीजों के इन सारी चीजों को छोड़ के हर एक इंडिविजुअल जो है उसको राइट टू फ्रीडम मिलेगा, उसको आजादी मिलेगी। किस चीज की आजादी? घूमने फिरने की आजादी, अपनी जिंदगी गुजारने की आजादी, प्रॉपर्टी हासिल करने की आजादी। हिंदुस्तान में कोई भी चीज, कहीं पे भी घूमना फिरना, कोई भी प्रोफेशन अपनाना, लेकिन प्रोफेशन शुड बी लीगल, जैसा हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा भी है। तो ये मेन प्रोविजन है। और फ्रीडम जो है, जब तक न एक इंडिविजुअल को फ्रीडम दी जाएगी, लिबर्टी दी जाएगी, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो सकती है। अनलेस एंड अनटिल state will not provide freedom to its individuals, they will not develop their personality. That is why the constitutional framers, they set right to freedom in the constitution. They set it as the core provision of Indian constitution and fundamental rights. क्योंकि fundamental rights एक main chapter रखा गया है हिंदुस्तान के आईन में, that's the part third of the Indian constitution. उसमें क्या रखा गया है कि हिंदुस्तान के सिटीजन को क्या क्या फंडामेंटल फ्रीडम्स मिलती है, फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। तो जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, उसमें राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स है। तो वो सारे राइट्स जो है वो एक इंडिविजुअल हिंदुस्तान का सिटीजन एंजॉय करता है अंडर पार्ट थर्ड विच डील्स फंडामेंटल राइट्स। तो उसी फंडामेंटल राइट्स चैप्टर में जो बेसिक चीज है राइट टू फ्रीडम, जिसको मेन रखा गया है, दिस इज द कोर प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने अभी आपसे कहा है कि एक इंडिविजुअल तब तक अपनी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर सकता है जब तक ना उसको हम आजादी दे दें। आजादी किस चीज की? घूमने फिरने की आजादी, अपने ख्यालात इजहार करने की आजादी, सोच समझने की आजादी, सोचने की आजादी। ये सारी चीजें जब हम इंडिविजुअल को दे देंगे तो उसको लगेगा कि मैं फ्री हूँ, उसको एक लगेगा कि कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो रहा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये मिली हिंदुस्तान के आईन में इंडिविजुअल्स को जब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो ये मेन सबसे पहला इनफैक्ट प्रोविजन है, क्योंकि मैंने अभी आपसे बात की कि जब तक ना फ्रीडम दी जाएगी, आप देखिए अगर आप बच्चे को सब कुछ दे देंगे लेकिन उसको आप यू विल इम्प्रिजन हिम और हर विद इन 4 वॉल्स, आप सारी चीजें उसको वहीं प्रोवाइड करेंगे, बट यू विल नॉट अलाउ हिम और हर टू गो आउटसाइड टू द यार्ड। तो क्या होगा? नेचुरली वो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि ऑलराउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए उसको फ्रीडम उसके सुननी है, हमें उसको वक्त देना है, उसको सोचने समझने की आजादी देनी है, बोलने की आजादी देनी है। जब तक ना वो बोलेगा तब तक हमें उसकी प्रॉब्लम्स कैसे पता चलेंगी? जब वो बोलेगा उसकी प्रॉब्लम्स पता चलेंगी और अकॉर्डिंगली हम उनका हल निकाल लेंगे। तो इस तरह से सिटीजन के लिए बेसिक चीज है फ्रीडम, जो कि कोर प्रोविजन है हिंदुस्तान के आईन का, इनफैक्ट दिल है हिंदुस्तान के आईन का। नंबर सेकंड इज सोशल जस्टिस। याद रखिएगा सोशल जस्टिस। बच्चों जस्टिस हम कहते हैं give every person to his due share। याद रखिएगा जस्टिस मीन्स give every person to his due share। जिसका
जब हम बात करेंगे समाजी इंसाफ, समाजी इंसाफ में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हिंदुस्तान का आईन बनने से पहले so many social stigmas were there in Indian society like untouchability. हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, the main problem before independence, before the completion of our constitution was untouchability. जो ब्राह्मण्स थे, हिंदुस्तान की सोसाइटी जो थी वो 4 वर्णास में डिवाइड थी भी और अभी भी है, लेकिन जो रूल्स बने हैं, लॉज बने हैं, अब उन पर किसी हद तक कंट्रोल हो गया है। तो हिंदुस्तान में क्या था, जो टॉप लेवल पे ब्राह्मण्स थे, they never allowed untouchables or shudras to touch the temples, touch the wells, in fact to go to schools, उनको कभी उन चीजों को अलाउ नहीं किया जा रहा था। They always considered them like slaves, उनसे भी बदतर उनकी हालत थी। वो सोच रहे थे कि अगर हमने इनको टच किया then we will get polluted, हम गंदे हो जाएंगे। तो इस चीज को, छूत-छात सिस्टम जो हिंदुस्तान में चल रहा है, तो ये प्रैक्टिस रोकने के लिए हिंदुस्तान के आईन में आर्टिकल 17 रखा गया, जो कि फंडामेंटल राइट्स में ही आता है, राइट टू इक्वालिटी में ही आता है, कि हिंदुस्तान में जितने भी सिटीजन्स हैं, यहाँ पे हमें कोशिश करनी है कि इस स्टिग्मा से, इस अनटचेबिलिटी से, छूत-छात सिस्टम से छुटकारा हासिल करना है। और इसमें रखा गया कि स्ट्रिक्टली जिसके साथ भी जो भी कोई ये प्रैक्टिस करेगा हिंदुस्तान में, डेफिनेटली दे विल बी पनिश्ड। तो इस तरह से अनटचेबिलिटी को रोका गया। या इसके अलावा सोशल जस्टिस, समाज में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, चाहे चाइल्ड लेबर की हम बात करें, चाइल्ड मैरिज की हम बात करें, जितने भी सोशल स्टिग्मास थे उनको खत्म करने के लिए, उनको रोकने के लिए लॉज बनाए गए। क्योंकि देखिए, जब आप एक स्टेट के सिटीजन्स हैं और नेचुरली आप अपनी हर एक लिबर्टी सरेंडर करते हैं स्टेट के सामने, तो ऑब्वियसली स्टेट का हक बनता है, फर्ज बनता है वहां पे कि वो आपको इक्वल प्रोटेक्शन दे दे, वो आपको इक्वली ट्रीट करे। तो इसीलिए इक्वली ट्रीट करने के लिए उन्होंने यहाँ पे अनटचेबिलिटी सिस्टम को, अंडर आर्टिकल 17 जो है, untouchability was prohibited. This practice was, prohibited throughout whole India. और एक और इम्पोर्टेंट बात, हिंदुस्तान में एक और सेक्शन है, हम ये कहेंगे कि मोर देन 25% ऑफ पॉपुलेशन जो है हिंदुस्तान की, वो एसटीज है। उनके लिए कोटा रखा गया कि उनके लिए हमें यहाँ पे रिजर्वेशन रखनी चाहिए, और रखी भी हिंदुस्तान के आईन ने। उनको समाज में अपलिफ्टमेंट के लिए, उनका दिन ब दिन क्या है कि उनका स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड रेज हो जाए, उसके लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए उनको रिजर्वेशन रखी गई। लेजिस्लेचर्स में, पब्लिक सेक्टर में, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जितने भी है, आप देख रहे हैं जो भी कोई एग्जाम होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, इनको रिजर्वेशन मिलती है। इन बच्चों को, चाहे एससीज है, एसटीज है, इनके लिए अलग से कोटा होता है। या पब्लिक सेक्टर जो भी जॉब्स वगैरह होते हैं, तो इनके लिए ऑब्वियसली रिजर्वेशन होती है। या कि लेजिस्लेचर्स की हम बात करें, चाहे हम स्टेट लेजिस्लेचर्स की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें, लोकसभा, राज्यसभा तक की बात करें, तो उनके लिए अलग से रिजर्वेशन रखी गई है। ये रिजर्वेशन इसलिए रखी गई है क्योंकि ये जो सेक्शंस हमारी सोसाइटी में थे, ये डाउन ट्रॉडन सेक्शन जो सोसाइटी में थे, तो इनको रिजर्वेशन, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन these reservations to SCs and STs for their upliftment, किसी लिए उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, क्योंकि ये भी आगे बढ़े, इनको भी आगे बढ़ने का हक है, इनको भी जीने का हक है, समाज में इज्जत से जीने का हक है। तो तभी जाके इनके लिए रिजर्वेशन रखी गई, और इससे क्या होगा, सोशल जस्टिस, समाज में इंसाफ होगा। तो देन आफ्टर रिकॉग्निशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटीज, रिकॉग्निशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटीज, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हिंदुस्तान में, मैंने आपसे कहा, इट इज अ कंट्री व्हिच इज मल्टी रिलीजियस, मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चर्ड कंट्री। यहाँ पे डाइवर्सिटी ही डाइवर्सिटी, डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर्स, इनफैक्ट डिफरेंट रीजन्स, हर एक चीज में डाइवर्सिटी है। तो अब डाइवर्सिटी होने के साथ साथ इन्होंने कहा हमें रिकॉग्निशन देनी है, इनको हमें ये हक देना है कि दे हैव अ राइट टू प्रिजर्व देयर कल्चर, they have a right to preserve their identity, they have a right to preserve their script language, इनको ये हक देना है। और हर कोई जो भी किसी जात से, जो भी किसी धर्म से ताल्लुक रखने वाला है, उनको इक्वली ट्रीट करना है और उनको इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। एंड सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटीज, अब ऑब्वियसली हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटीज में रहने वाले लोग हैं, मैं आपसे बात करूंगी हिंदुस्तान में मुस्लिम सेक्शन जो है, मुसलमान जो है, दे आर इन माइनॉरिटी, Christians, they are in minority, Jains, they are in minority, Boths, they are in minority। जितने भी माइनॉरिटी में रहने वाले लोग हैं,
उनको भी क्या मिलना चाहिए, सेफ गार्ड फॉर माइनॉरिटीज। उनके लिए ऐसे इकदाम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए कि उनको प्रोटेक्शन दी गई हर मामले में, चाहे कल्चर की हम बात करें, चाहे एजुकेशन की हम बात करें। जब हम यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, आर्टिकल 29 एंड 30 के तहत क्या इसमें दिया गया है कि these minorities have a right to establish their educational institutions. They have a right to establish their educational institutions. They have a right to preserve their culture. ये सारी चीजें इसमें बयान की गई है। They have a right to preserve their language. तो ये सेफ गार्ड फॉर माइनॉरिटीज, यानी माइनॉरिटी वाले ये ना समझे कि मेजॉरिटी वाले कल को हमें सताएंगे, परेशान करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बढ़कर है, हर किसी सरकार से बढ़कर है। सरकारें आती है जाती है, कभी 5 साल तक टिकी तो ठीक है, नहीं टिकी तो 5 इयर्स से पहले भी इनको डिसॉल्व किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कोर प्रोविजन रखा कि माइनॉरिटीज में रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ किसी किस्म की छेड़खानी नहीं होगी, बल्कि इनको हक दिया जाएगा, बराबर इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी। इनकी इनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो है उनको हम ये देंगे हक कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर सके। उनको ये भी हक दिया जाएगा कि वो अपनी लैंग्वेज कल्चर को प्रिजर्व कर सके। उसके बाद द फोर्थ कोर प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्युलरिज्म। क्या है? सेक्युलरिज्म। बच्चों याद रखिएगा, सेक्युलरिज्म जो है इट इज द फिलॉसफी इन व्हिच स्टेट ट्रीट्स रिलीजन एज अ प्राइवेट मैटर। याद रखिएगा, ये एक ऐसी फिलॉसफी है जहां पे स्टेट जो होती है वो रिलीजन को प्राइवेट मैटर समझती है। रिलीजन जो है ये लोगों का अपना मामला है। State will never try to intervene in the affairs of religion, and there is no state religion. There is no state religion while there is secularism. तो हिंदुस्तान में पहले क्या था, ये सेक्युलरिज्म वर्ड यहाँ पे ऐड नहीं था। We added this word very late in 1976 under 42nd Amendment Act. 1976 में 42nd Amendment कॉन्स्टिट्यूशन में आई। आज तो 100 से ज्यादा अमेंडमेंट्स हुई आज तक। तो 42nd अमेंडमेंट जब 1976 में हुई, उसमें हमने दो वर्ड्स ऐड किए प्रेम्बल में, एक तो सेक्युलरिज्म और दूसरा सोशलिज्म। सेक्युलरिज्म एक्चुअली एक ऐसी फिलॉसफी है जहां पे लिखा गया है कि स्टेट जो है, सरकार जो है, वो लोगों के मजहब के मामलात में इंटरफियर नहीं करेगी। वो लोगों को यहाँ से मजहब कोई थोपेगी नहीं, बल्कि जिसका जो मजहब है, everybody, whether they are Hindus, they are Muslims, they are Sikhs, they have a right to profess, propagate and practice their religions in their own ways. उनको हक दिया जाएगा कि वो अपने मजहब की पैरवी अपने मुताबिक करें। तो ये जो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस लोगों को दी गई, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, दिस इज नोन एज सेक्युलरिज्म। दिस इज नोन एज सेक्युलरिज्म। पहले तो ये यहाँ पे नहीं था सेक्युलरिज्म, लेकिन फिर 42nd अमेंडमेंट में 1976 में इसलिए ऐड किया गया क्योंकि 75 में कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हुए थे, उनकी वजह से नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने नाफिज की थी। तो उसमें उन्होंने सोचा कि यहाँ पे कभी न कभी क्या है कि मजहब के नाम पे कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सके, इसलिए क्यों ना हम क्लियरली बयान कर ले कि स्टेट का कोई ऐसा मजहब नहीं है। हालांकि इवन दो दे हैव व्हेन दे कंप्लीटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें इन्होंने लिखा था प्रीएम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया। वहां वी द पीपल ऑफ हिंदुस्तान या वी द पीपल ऑफ हिंदूज या वी द पीपल ऑफ मुस्लिम, ऐसा कोई वर्ड वहां पे लिखा नहीं गया। तो उस वर्ड को क्लियरिफाई ज्यादा किया गया 42nd अमेंडमेंट में कि हिंदुस्तान में क्या है कि सेक्युलरिज्म फिलॉसफी है, यहाँ स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि जिसका जो धर्म है वो अपने धर्म के मुताबिक चले, उसको स्टेट कभी कंपेल नहीं करेगी कि आप इस मजहब को छोड़ के दूसरे मजहब को अपनाइए। Then after there is universal adult franchise। बात याद रखिएगा। सॉरी मैं थोड़ा पीछे और एक पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूंगी, क्योंकि सेक्युलरिज्म मैंने अभी आपसे कहा इंडिया इज अ मल्टी रिलीजियस कंट्री, इसलिए माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन के लिए, हर एक धर्म को इक्वल प्रोटेक्शन के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए, इक्वली ट्रीट करने के लिए सेक्युलरिज्म आइडियोलॉजी जरूरी थी। दैट वाज द नीड ऑफ आवर एंड दैट इज द नीड ऑफ अस। So then after universal adult franchise, बच्चों याद रखिएगा, universal adult franchise means right to vote, right to vote। तो हिंदुस्तान के आईन में ये भी कहा गया कि जब हिंदुस्तान जो है इट्स अ डेमोक्रेटिक स्टेट, इट्स अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यहाँ जमहूरियत है और साथ साथ
religion or sex as well. तो इस तरह से हिंदुस्तान में हर किसी को ये हक दिया गया है कि वो अपना वोट डाले, अपनी पसंद का नुमाइंदा चुने और अपनी पसंद की सरकार बनाए. Then after there is federalism. क्या है? फेडरलिज्म. हालांकि हमारे यहाँ पे जब हम फेडरलिज्म पढ़ रहे थे, हमारा पिछला जो चैप्टर था उसमें मैंने आपको डिफाइन किया भी कि फेडरलिज्म का मतलब होता है where powers are equally divided between center and state. हालांकि हिंदुस्तान में powers are not equally divided, but it is a quasi-federal state. ये मानना ही मानना है कि हिंदुस्तान में स्टेट्स को भी कुछ इख्तियारात दिए गए हैं, स्टेट्स को भी कुछ आइटम्स दिए गए हैं जिन पर वो लॉ बनाती है. ये बात आप याद रखिएगा. और एक खास बात कि फेडरलिज्म के तहत कुछ स्टेट्स है, चाहे 370 की बात करें जिसको कि रिसेंटली हालांकि ये इरेडिकेट किया गया, तो 371 की बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, तो दे आर गेटिंग स्पेशल स्टेटस, दे आर एंजॉयिंग स्पेशल स्टेटस. तो इस तरह से हर स्टेट को यहाँ पे पावर्स दिए गए हैं. यहाँ पे कंप्लीटली सेंटर जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, खाली सेंटर को ही सारे के सारे इख्तियारात नहीं है. There is no concentration of powers into center or into fewer hands. Powers are divided, powers are distributed. Even powers are divided and distributed at local level, which we read in our previous chapters, in our previous lecture. तो इस तरह से. और एक इम्पोर्टेंट बात है नेशनल आइडेंटिटी. क्या है? नेशनल आइडेंटिटी. हिंदुस्तान में क्या है कि कॉमन नेशनल आइडेंटिटी हैज बीन गिवन रेफरेंस सो दैट यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी कंट्री में यहाँ पे कायम रहे. हिंदुस्तान में नेशनल आइडेंटिटी आपको कहा जाता है कि आप हिंदुस्तान के सिटीजन हैं, न कि आप कश्मीर के हैं या आप बंगाल के हैं, बिहार के हैं, वो अलग बात है. लेकिन आपको नेशनल आइडेंटिटी मिलती है. यू आर एंजॉयिंग पावर्स अंडर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर लिविंग अंडर सिंगल अम्ब्रेला व्हिच इज योर नेशनल फ्लैग. तो इस तरह से यू ऑल आर द सिटीजन ऑफ इंडिया. जब हम डबल सिटीजनशिप की बात करते हैं वो अमेरिका में है. पहले आप किस स्टेट से ताल्लुक रखते हैं वहां की सिटीजनशिप आपको मिलेगी, उसके बाद आप अमेरिका में रहते हैं तो आपको वहां पे दूसरी सिटीजनशिप मिलेगी. सो वहां पे कंप्लीटली फेडरलिज्म है, तभी जाके डबल सिटीजन वहां के सिटीजन एंजॉय करते हैं. लेकिन हिंदुस्तान में नेशनल आइडेंटिटी है, चाहे आप किसी भी स्टेट से ताल्लुक रखने वाले क्यों ना हो, लेकिन आपको हिंदुस्तान का ही सिटीजन ठहराया जाएगा और करार दिया जाएगा. तो ये सारे के सारे जो हैं, चाहे राइट टू फ्रीडम की बात करें, फंडामेंटल राइट्स की बात करें, सोशल जस्टिस की बात करें, रिकॉग्निशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटीज की बात करें, सेक्युलरिज्म है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, फेडरलिज्म है, नेशनल आइडेंटिटी है, इसके अलावा और भी कुछ है, लेकिन मैंने कुछ खास खास ही बता दिए हैं. तो दे ऑल आर द कोर प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये सारे के सारे क्या है? हिंदुस्तान के खास प्रोविजंस हैं. और इन्हीं उसूलों पे हमारे यहाँ हमारी पॉलिसीज बनती है. हिंदुस्तान की पॉलिसीज बनती है स्टेट को, लोगों को खुश रखने के लिए और लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए. मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही.